साथियों, सहयोग वृत्ति का विकास कैसे हो। पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 102 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। इस युग को हम यदि सहकारिता का युग कहें तो अनुचित न होगा। चारों ओर सहकारिता की आवाज गूंज रही है। सहकारी समितियां, सहकारी दुकानें, सहकारी क्रय विक्रय समिति, सहकारी खेती आदि की चर्चा आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलती है। सहकारिता सरकारी मशीनरी का एक विभाग ही है। इसका बहुत बड़ा जाल सारे भारत में फैला है। इतने कर्मचारी जनता में सहकारिता का प्रचार करते हैं और सहकारी तौर पर काम करने की आदत डालने में सहयोग देते हैं। सरकार की ओर से सहकारी तौर पर खेती, व्यापार कुछ भी करने पर अनुदान या ऋण मिलता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जनता में मिलजुल कर काम करने की आदत पड़े। संगठित शक्ति ही अपना तथा राष्ट्र का कल्याण कर सकती है। अपने 1000 वर्ष के अतीत के इतिहास की ओर यदि मुड़कर देखें तो अपनी सारी मुसीबतों, कठिनाइयों, दुर्दिनों, अपमानों तथा पराजय से उत्पन्न समस्त प्रकार की बुराइयों का एकमात्र कारण यही दिखाई पड़ेगा कि हम में मिलजुल कर काम करने की आदत का अभाव हो गया है। स्वार्थ भाव और व्यक्तिवाद प्रबल हो उठा है। जब पृथ्वीराज पर मोहम्मद घोरी का आक्रमण हुआ तो देश के अन्य राजा तमाशा देखते थे। उनके मतानुसार घोरी का आक्रमण केवल पृथ्वीराज पर था, न कि देश पर। अंत में सारे तमाशबीनों की भी एक एक कर वही दशा हुई जो पृथ्वीराज की हुई थी। मित्रों, आज से कुछ समय पूर्व जबकि कानून द्वारा सहकारिता फैलाने की बात नहीं थी, तब सहकारिता हमारे दिलों में थी। गांव के लोग, बिरादरी के लोग, जाति के लोग एक दूसरे से मिले जुले रहते थे। बिरादरी की पंचायतें होती थीं। उनका चौधरी होता था, उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता था। मजिस्ट्रेट से भी अधिक अधिकार उसे प्राप्त होता था। लोग दूसरे के कामकाज को अपना समझते थे। शादी विवाहों, शुभ अवसरों पर न्योता देने का चलन क्या उत्तम प्रकार के सहकारिता का द्योतक नहीं है? प्रश्न: मेरी बहन की शादी हुई, 2000 न्योता आ गए। इसी तरह धीरे धीरे मुझे भी दूसरों के शादी विवाहों में न्योता देना पड़ता था। यह सब इसलिए था कि सहकारिता हमारे दिलों में थी। उसका श्री गणेश तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में ठीक समय से ठीक आयु में होता था। संयुक्त परिवार प्रथा थी। एक परिवार में 50-50, 60-60 व्यक्ति होते थे। परिवार का एक मुखिया होता था। वह सबके दुख दर्द का ख्याल रखता था। स्वयं 2 बजे दातून करता था, स्वयं। लेकिन बच्चों को सवेरे भोजन करवाने का प्रबंध करता था। अपने लिए वह मिर्जई, शलूका या बहुत हुआ तो कुर्ता पहनने को रखता था, परंतु घर के अन्य प्राणियों के पास काफी अच्छे कपड़े रहते थे।
तब चलती थी गृहस्थी और सहकारिता की अमिट छाप बच्चों पर पड़ती रहती थी। गांव में एक छप्पर उठाना हुआ तो मोहल्ले भर को आवाज लगाई, सब पहुंच गए और मिलकर छप्पर उठा दिया। किसी का खेत बोने को पिछड़ गया तो गांव के 50 बैलों की जोड़ियां एक दिन उसके खेत में चलने लगी। 50 हाथ एक साथ खेत बुवाई का काम करने लगे तो फिर उसका खेत एक ही दिन में क्यों ना बो जाए। इन सारी परंपराओं रीति रिवाजों से बच्चा बचपन से ही प्रेरणा लेता रहता था। छप्पर उठाते समय वह भी दूर से खड़ा देखता रहता था कि मेरे काका का छप्पर सब लोग मिलकर उठा रहे हैं। आज उसके दादा अपनी बैल की जोड़ी लेकर राम आश्रय भाई का खेत बोने गए, क्योंकि इस वर्ष लड़के के मर जाने के कारण उनका खेत बोने से पिछड़ गया। बच्चे भी पीछे पीछे जाकर राम आश्रय की मेड़ों पर बैठकर भीड़ भाड़ भी देखते रहते थे और घरौंदे बनाकर खेलते भी थे। गांव में चाहे जिसके यहाँ ब्याह वाले घर के द्वार पर बच्चों की भीड़ 3 दिन पहले इकट्ठी होनी शुरू हो जाती थी। अपने अपने बाप भाइयों को भी वे दौड़ दौड़ कर सब काम कराते देखते थे। ब्याह के दिन एक स्थान पर न्योता चढ़ाते देखते थे तो क्या इन सबका प्रभाव उन अबोध बालकों के हृदय पर नहीं पड़ता था? सारे गांव की इज्जत एक मानी जाती थी। राम खिलावन की लड़की जिस गांव में ब्याही है, जितने लोग राम खिलावन के भाई लगते थे, मज्जाल नहीं कि उस गांव का पानी पी लें जहां राम खिलावन भाई की लड़की ब्याही है। वाह, लड़के के गांव के कुएं का पानी पीकर बेधर्म होंगे। यह थे सहकारिता के विचार उस समय। परंतु आज कहाँ देखने को मिलते हैं? बच्चों को यह दृश्य आज कहाँ देखने को मिलते हैं? फिर आदर्शानुकरण की बात कैसे संभव हो सकती है? मित्रों, सहकारिता की आदत कैसे पड़े? बचपन से जबकि बच्चा स्कूल जाने लगता है तब आप सहकारिता की आदत उसमें डालिए। स्कूल जाने लगता है तब आप उसमें सहकारिता की आदत डालिए। इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय ही आपको करने पड़ेंगे। कोई बहुत बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है और न कुछ धन ही उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। केवल आपकी सतर्कता, बुद्धि, चातुरी और देख रेख आपके बच्चे में सहकारिता के भाव भरने में बड़े सहायक बनेंगे। क्या हैं वे उपाय? निम्नलिखित हैं। साथियों, अपने घर के समस्त बच्चों को एक साथ बैठाकर खाना खिलाने की आदत डालिए। बच्चे सवेरे का नाश्ता, दोपहर तथा शाम का भोजन एक साथ करें। यदि किसी कारण किसी बच्चे को कहीं जाना हो तो चाहे पहले खाना खिला दीजिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन साधारण स्थिति में एक साथ खाने का ही नियम रखना चाहिए। सभी बच्चों को समान कपड़े पहनाइए। जिस रंग की कमीज बनवाइए वही सब बच्चों के लिए बनवाइए। हो सकता है कि छोटी बड़ी आयु के अनुपात से उनमें कुछ भेद करना पड़े, मगर वह भेद आयु के आधार पर ही होना चाहिए। लगभग समान आयु के बच्चों के लिए समान कपड़े बनवाना चाहिए। घर के समस्त बच्चे एक साथ खाएं, एक जैसा कपड़ा पहने तो एक साथ खेलें भी।
खेल में वे अपने मोहल्ले के बच्चों का भी सहयोग ले सकते हैं। एक साथ खेलने से मित्रता बड़ी घनिष्ठ होती है, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने की भावना का जागरण होता है। खेल के मित्रों की एकता अटूट होती है। यह सब लोग जानते हैं कि खेल के संगी साथी एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। खेल खेल में सहकारिता का सच्चा विकास होता है। समूहवाद का उदय खेल से ही होता है। प्रायः मोहल्ले और घरों में झगड़े झंझट भी बच्चों को निमित्त बनाकर होते हैं। उसी प्रकार घर और परिवार में एकता भी बच्चों को निमित्त बनाकर लाई जा सकती है। परिवार के सब बच्चे यदि एक साथ खेलें, मोहल्ले के बच्चे उनके साथी बने, तो फिर एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा। बिना सोहन को बुलाए लल्लू खेलने नहीं जाएगा। अगर सोहन को चलने में कुछ देर है, वह अभी कपड़े पहन रहा है, तो लल्लू उसके घर जाकर बैठा रहेगा, प्रतीक्षा करेगा, और जब सोहन तैयार हो जाएगा तब दोनों साथ साथ खेलेंगे। बच्चों के प्रेम और एकता के अटूट संबंध के सामने बड़ों के बैर भाव भी तिरोहित होने लगते हैं। मान लीजिए कि मोहल्ले के दो परिवारों में आपस में दुश्मनी चल रही है, मुकदमेबाजी भी ठनी है, लेकिन दोनों के यहाँ के बच्चे एक साथ खेलने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो उन सब का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा। तब यदि माँ अपने बच्चे को फल खाने के लिए दे रही है, उसी जगह पड़ोसी का बच्चा भी बैठा है, वह अपने साथी को खेलने के लिए बुलाने आया है, तो कठोर हृदय माँ भी उस बच्चे को थोड़ा फल अवश्य खाने को देगी। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी बातों से प्रेम भाव जगेगा और दोनों परिवारों के दिलों में नरमी आना शुरू होगी। वे सोचने लगेंगे कि यार बेकार में झगड़े कर रहे हैं, आपस में मिलकर रहना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी में सबसे बैर सिर पर क्यों ला दें। दोनों ओर से उठी हुई यह चाह दो परिवारों को मिला देगी। संकट या कष्ट के समय क्रियात्मक सहयोग एवं सहानुभूति प्रदर्शन करना चाहिए। जो बच्चे घर में एक साथ खाने, एक साथ एक जैसा कपड़ा पहनने एवं एक साथ खेलने की आदत डालेंगे, वही विद्यालय में भी अपनी कक्षा और स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। अब प्रश्न आता है सहयोग भावना को क्रियात्मक रूप देने का। जब बच्चों में सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है तो सहयोग की प्रवृत्ति अपने आप जागृत हो जाती है, लेकिन माता पिता को भी प्रेरित करते रहना चाहिए। अपने बच्चों की कक्षा में जो पास पड़ोस के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे थोड़ी बहुत जानकारी तो माता पिता और परिवार वालों को हो ही जाती है। फिर यदि बच्चे का सहपाठी बीमार पड़े तो उसकी सूचना मिलते ही माँ बाप को अपने बच्चों को उसे देखने जाने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। बच्चा अपने सहपाठी की बीमारी की अवस्था देखने जाए और उसके किनारे बैठकर घुल मिलकर बातें भी करे। अस्वस्थ सहपाठी की सेवा शुश्रूषा में उसके माता पिता का भी हाथ बटाए। मित्रों, इसी संदर्भ में आगे पढ़कर सुनाएंगे पारस्परिक सेवा का धर्म कर्तव्य। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।